हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्रूज। दोस्तों, संविधान के वर्गीकरण को पढ़ने के क्रम में हमने सरकार की संरचना के आधार पर संविधान के दो वर्गीकरण को देखा था। पहला है संसदीय व्यवस्था वाला संविधान और दूसरा है अध्यक्षीय व्यवस्था वाला संविधान। पॉलिटी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संसदीय व अध्यक्षीय व्यवस्था। इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे संसदीय व अध्यक्षीय व्यवस्था क्या है, यह दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, इन दोनों व्यवस्थाओं के क्या महत्व हैं और इनमें आने वाली क्या समस्याएं हैं, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से इस टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं। जो भी हमारे दोस्त यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स और वीडियो पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर @GS क्रूज से सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है संसदीय व अध्यक्षीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन, जापान, कनाडा या फिर भारत में देखा जा सकता है। इसी प्रकार से अध्यक्षीय व्यवस्था का आदर्श उदाहरण यूएसए में देखा जा सकता है। तो चलिए अब हम इन दोनों व्यवस्थाओं को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सरकार के तीन अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। संसदीय व्यवस्था में सरकार के दो अंग विधायिका व कार्यपालिका में शक्तियों के स्तर पर समन्वय पाया जाता है। इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों, कार्यपालिका में संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद को हम नीति निर्माता के रूप में जानते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि सरकार के दो अंग विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्तियों का समन्वय होता है। दोस्तों, विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, यानी कि कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के सदस्यों के द्वारा होता है। इसीलिए कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों, कार्यपालिका या इसे मंत्रिपरिषद भी कह सकते हैं, यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अर्थात लोकसभा से ही जो मंत्री चुन करके सरकार बनाते हैं वह मंत्रिपरिषद निर्माण करते हैं और इसी से कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो यह कार्यपालिका होती है यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अर्थात जब कभी लोकसभा में बहुमत नहीं रह जाता है सरकार का, तो यह मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। यानी कि जब भी लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक ही मंत्रिपरिषद अस्तित्व में रह सकती है। बहुमत हटते ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। दोस्तों, संसदीय व्यवस्था में सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का भाव पाया जाता है। कैबिनेट के निर्णय से सभी मंत्री सामूहिक रूप से सहमत होते हैं। दोस्तों, संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट जब कोई निर्णय लेता है तो उसमें सम्मिलित जितने भी मंत्री होते हैं वह सामूहिक रूप से उस निर्णय से सहमत होते हैं। कैबिनेट का निर्णय सभी मंत्रियों का निर्णय माना जाता है। कैबिनेट के अंदर जितने भी मंत्री सम्मिलित होते हैं वह उन निर्णयों को लेने में अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। तो इसका अर्थ यह माना जाता है कि कैबिनेट का जो निर्णय है वह सभी मंत्रियों का निर्णय है। ऐसे में कैबिनेट के निर्णय से कोई भी मंत्री सार्वजनिक रूप से असहमत नहीं हो सकता है। कोई भी मंत्री निजी तौर पर भले ही उस निर्णय से असहमत हो, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से कैबिनेट के निर्णय से अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर सकता है। इसके साथ ही लोकसभा में किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो समूचे कैबिनेट को त्यागपत्र देना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है। दोस्तों, यदि लोकसभा में किसी भी कैबिनेट के मंत्री के संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और यदि लोकसभा में वह पारित हो जाए तो ऐसे में उस पूरे कैबिनेट को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी कि सरकार उसी समय गिर जाती है। इसके साथ ही संसदीय व्यवस्था में जनता का निरंतर सम्मान होता रहता है। दोस्तों, संसदीय व्यवस्था में दो प्रकार के प्रमुख होते हैं। पहला होता है नाम मात्र का प्रमुख, जो कि राष्ट्रपति होता है। भारत के संदर्भ में हम इसे पढ़ रहे हैं। और दूसरे होते हैं वास्तविक प्रमुख, यानी कि जो मंत्रिपरिषद और इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं।
तो यानी कि देश का जो वास्तविक प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। और यहाँ पर एक बात और समझ लेने वाली है कि जो देश का नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, जो कि संवैधानिक प्रमुख भी होता है। दोस्तों, संसदीय व्यवस्था में एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है, बल्कि समूह का शासन होता है, यानी कि मंत्रिमंडल की सरकार होती है। ऐसे में इसे हम समूह की सरकार भी कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों, मंत्रिमंडल में कई मंत्री शामिल होते हैं। ऐसे में यहाँ पर समूह द्वारा सरकार चलाई जाती है और इसीलिए हम इसे समूह की सरकार कहते हैं। दोस्तों, अब हम संसदीय व्यवस्था के महत्व को जान लेते हैं। दोस्तों, संसदीय व्यवस्था में जनता का निरंतर सम्मान रहता है, अतः सरकार जनता के प्रति संवेदनशील होती है और जनता के हित में कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। दोस्तों, संसदीय व्यवस्था में राजनैतिक दल हमेशा सक्रिय रहते हैं, अतः राजनैतिक शिक्षा या राजनैतिक चेतना को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही हमने अभी डिस्कस किया कि सरकार के दो अंगों में, विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय रहता है शक्ति के स्तर पर। ऐसे में संघर्ष की संभावना कम रहती है और समूह की सरकार होने से विचार विमर्श को बढ़ावा मिलता है और एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं चल पाती है। संसदीय व्यवस्था के महत्व को डिस्कस करने के बाद अब हम संसदीय व्यवस्था की समस्याओं को देखते हैं। दोस्तों, चूंकि इस व्यवस्था में समूह का निर्णय होता है, अतः संकट का समाधान तुरंत नहीं हो पाता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जहाँ पर कई लोग निर्णय में अपनी भागीदारी निभाते हैं, वहाँ पर किसी भी निर्णय पर पहुँच पाना आसान नहीं होता है। लेकिन वहीं जहाँ पर एक व्यक्ति को ही निर्णय लेना होता है, तो वह आसानी से किसी निर्णय पर पहुँच सकता है। संसदीय व्यवस्था में चूंकि समूह की सरकार होती है, ऐसे में कोई भी निर्णय लेने में अधिक समय लग जाता है। ज़्यादा समस्या तब उत्पन्न होती है जब सरकार गठबंधन वाली हो। वहाँ पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ एक दूसरे के प्रति विरोध की भावना रखती हैं। ऐसे में किसी भी निर्णय पर पहुँचने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगली समस्या है राजनैतिक दल गुटबंदी को बढ़ावा देते हैं, जिससे राजनैतिक हित और देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजनैतिक दल हैं और सबसे अंत में यानी कि अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजनैतिक दल का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही संसदीय व्यवस्था की अगली समस्या है, संसदीय व्यवस्था में अस्थिर सरकार होती है। अस्थिर सरकार होने के कारण देश की सरकार कमज़ोर होती है, साथ ही सरकार कठोर निर्णय नहीं ले पाती है। दोस्तों, संसदीय व्यवस्था में कुछ निश्चित समय के बाद चुनाव होते हैं। इसी कारण से यहाँ पर सरकार अस्थिर होती है और जहाँ पर सरकार अस्थिर होती है वैसे देश को राजनीतिक रूप से कमज़ोर माना जाता है और वह सरकार जो कि अस्थिर हो वह कठोर निर्णय ले पाने में भी सक्षम नहीं रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं अध्यक्षीय व्यवस्था को। दोस्तों, अध्यक्षीय व्यवस्था में शक्तियों के तीनों अंग यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। दोस्तों, शक्तियों का पृथक्करण 3 स्तर पर देखा जाता है। पहला है कार्यकाल स्तर पर, दूसरा है पदाधिकारी स्तर पर और तीसरा है शक्तियों के स्तर पर। दोस्तों, कार्यकाल स्तर पर कार्यपालिका एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। पदाधिकारी स्तर पर कार्यपालिका का जो सदस्य होता है वह विधायिका का सदस्य नहीं होता है। हमने संसदीय व्यवस्था में देखा कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका का जो सदस्य होता है वह विधायिका का सदस्य नहीं होता है। अर्थात मंत्री बनने के लिए यानी कि कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए विधायिका की सदस्यता अध्यक्षीय व्यवस्था में छोड़नी पड़ती है। इसके साथ ही शक्तियों के स्तर पर कार्यपालिका विधायिका की शक्ति भी पृथक पृथक होती है, यानी कि कार्यकाल स्तर पर भी पृथक पृथक अवधि के लिए निर्वाचन होता है और शक्तियों के स्तर पर भी कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति पृथक पृथक होती है। दोस्तों, अध्यक्षीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है इसमें जो मंत्री परिषद का निर्माण होता है
वह बाहरी व्यक्तियों से होता है और इसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है। इसके साथ ही अध्यक्षीय व्यवस्था में जो विधायिका होती है, इसमें संसद को कांग्रेस कहा जाता है। इसका उदाहरण हमने देखा अमेरिका है, तो अमेरिका के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। तो विधायिका में कांग्रेस यानी कि संसद होती है। इसमें सीनेट होता है, जिसे राज्यसभा के रूप में समझा जा सकता है, यानी कि यह उच्च सदन है। और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यह लोकसभा के रूप में आप समझ सकते हैं, निम्न सदन है। तो इस प्रकार से अध्यक्षीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है, इसके सदस्य विधायिका के न होकर के बाहरी व्यक्ति होते हैं और इसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है। वहीं विधायिका में कांग्रेस यानी कि संसद, जिसमें सीनेट जो कि उच्च सदन है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि निम्न सदन होता है। इस प्रकार की व्यवस्था अध्यक्षीय व्यवस्था में पाई जाती है। दोस्तों, अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है, यानी कि राष्ट्रपति में सारी शक्तियां निहित होती हैं। संसदीय व्यवस्था की तरह यहाँ पर नाम मात्र या वास्तविक प्रमुख कोई नहीं होता है। यहाँ पर जो भी है वह राष्ट्रपति ही होता है, इसीलिए अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति को सर्वे सर्वा कहा गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। हमने देखा था संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति जो कि संवैधानिक प्रमुख होता है और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। इसके साथ ही यहाँ पर अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति का कार्यकाल स्थिर होता है। राष्ट्रपति सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों, वहाँ पर हमने देखा था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों, जो भी मंत्री राष्ट्रपति के कैबिनेट में चुने जाते हैं, वह राष्ट्रपति के विवेक के आधार पर चुने जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर मंत्री पद देता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संसदीय व्यवस्था में जब किसी व्यक्ति को मंत्री बनना होता था, तो वह विधायिका का सदस्य हो तब वह कार्यपालिका में सदस्य बन सकता था, लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को मंत्री राष्ट्रपति अपने विवेक से बना सकता है। और यहाँ पर कार्यपालिका का जो सदस्य होता है उसे विधायिका का सदस्य होना नहीं चाहिए, यानी कि विधायिका का कोई भी सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति कार्यपालिका में मंत्री बनना चाहता है तो उसे विधायिका की सदस्यता अध्यक्षीय व्यवस्था में छोड़नी पड़ती है। दोस्तों, राष्ट्रपति की तानाशाही को रोकने के लिए अध्यक्षीय व्यवस्था में चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत पाया जाता है, यानी कि अवरोध तथा संतुलन का सिद्धांत। जैसे कुछ विशेष मामले होते हैं, युद्ध, संधि आदि का क्रियान्वयन तभी होगा जब कांग्रेस यानी कि अध्यक्षीय व्यवस्था की संसद उसे पारित कर दे। यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति की तानाशाही नहीं चल पाती है। यहाँ पर उसे रोकने के लिए एक अवरोध तथा संतुलन का सिद्धांत कार्य करता है। इसमें राष्ट्रपति यदि कोई प्रस्ताव लाता है तो वह अगर युद्ध या संधि से संबंधित है तो इसका क्रियान्वयन राष्ट्रपति के द्वारा तभी किया जा सकता है जब कांग्रेस यानी कि संसद के द्वारा इसे पारित कर दिया जाए। दोस्तों, अध्यक्षीय व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है, लेकिन भारत जिसमें संसदीय व्यवस्था है यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण तो पाया जाता है, लेकिन उसमें समन्वय के साथ पृथक्करण पाया जाता है। अब हम अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया कि राष्ट्रपति का जो पद होता है, कार्यकाल होता है, वह स्थिर होता है। ऐसे में अध्यक्षीय व्यवस्था में शासन स्थायित्व को प्राप्त करता है, यानी कि अध्यक्षीय व्यवस्था में जो शासन होता है वह स्थायी प्रकार का पाया जाता है। इसके साथ ही शासन में विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, क्योंकि मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक पर करता है। इसके साथ ही अध्यक्षीय व्यवस्था में शक्तियों का पृथक विभाजन, स्पष्ट विभाजन पाया जाता है। अब हम संसदीय व्यवस्था की कमियों को देखते हैं। अध्यक्षीय व्यवस्था की कमियों को देखते हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच संघर्ष, यानी कि दोस्तों जब अध्यक्षीय व्यवस्था में सरकार के तीनों अंगों के शक्तियों का पृथक विभाजन होता है, ऐसे में इन तीनों अंगों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है
और एक गैर उत्तरदायी सरकार का निर्माण हो जाता है। इसके साथ ही शासन का केंद्रीयकरण एक व्यक्ति में होता है। संसदीय व्यवस्था में जहाँ पर समूह की सरकार होती है, अध्यक्षीय व्यवस्था में वहाँ पर एक ही व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति का शासन चलता है। ऐसे में पद की दुरुपयोग करने की जो संभावना होती है, आशंका होती है, वह प्रबल हो जाती है। इसके साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। वहीं संसदीय व्यवस्था में जब समूह की सरकार होती है और विधायिका के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा कार्यपालिका का निर्माण होता है, तो उसमें कई मंत्री विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शामिल होते हैं। ऐसे में संसदीय व्यवस्था में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व पाया जाता है, लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व इसका अभाव पाया जाता है। इस प्रकार से हमने संसदीय व अध्यक्षीय व्यवस्था को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही जो हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।